गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 4 यानी कि संज्ञा और पाठ 5 है हमारा संज्ञा के विकारक तत्व। इन दोनों पाठों की पुनरावृत्ति आज हम करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 4 जो हमारा है संज्ञा, पहले हम संज्ञा के बारे में देख लेते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या है, तो संज्ञा की परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, तो बच्चों संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा के भेद हैं। तो आइए हम संज्ञा के तीनों 3 भेद को विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। निकिता आनंद को भारत सुंदरी का खिताब मिला। नंबर 2, मदर टेरेसा ने आजीवन असहायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। तो यहाँ पर निकिता आनंद और मदर टेरेसा, किसी विशेष व्यक्ति की बात यहाँ पर की गई है, इसलिए वो कौन सी संज्ञा हुई? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। बच्चों, अब दूसरा प्रकार है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे कि चिड़ियाघर में पशु पक्षी जगह जगह से लाकर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर पशु पक्षी है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही दूसरा, आज का युवक समय के महत्व को समझता है। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर युवक जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर अपने जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी और उसके उदाहरण देखे। अब तीसरा प्रकार देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कैदियों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार क्रूरता से भरा था। कैदियों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार क्रूरता से भरा था। यहाँ पर जो क्रूरता है वो भाव बता रहा है। तो वो कौन सी संज्ञा हुई? हमारी भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही दूसरा है, आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। यहाँ पर हंसी वो भाव दिखा रहा है, इसलिए वो कौन सी संज्ञा हुई? हमारी भाववाचक संज्ञा हुई। तो बच्चों, हमने यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा देखी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद देखें। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो हमने देखा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे ही जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा, जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद देखे। पाठ 4 की पुनरावृत्ति हमने की। अब हम पाठ 5 यानी कि संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व के अंदर 3 टॉपिक दिए गए हैं, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले हम लिंग देख लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का पता चले उसे बोलते हैं व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ऐसे ही पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि आदमी, लड़का, पंडित, कवि आदि पुल्लिंग के उदाहरण हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। औरत, लड़की, पंडिताइन, कवयित्री आदि स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो बच्चों यहाँ पर आदमी पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा औरत। लड़का जो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग में उसका लड़की। पंडित जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। ऐसे ही कवि तो उसका स्त्रीलिंग होगा कवित्री। दूसरा हमारा है वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके शब्द के जिस रूप से एक चीज का बोध होता है उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी बच्चों एक चीज का बोध होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लड़का, कलम, नदी आदि। ऐसे ही बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक चीज़ों का बोध होता है उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे कि लड़कियाँ, मालाएं, कलमें, नदियाँ आदि। जैसे यहाँ पर एक वचन के अंदर अगर लड़की है तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियाँ हो जाएगा। एक वचन में माला है, बहुवचन में मालाएं। एक वचन में नदी है तो बहुवचन में नदियाँ। तो यहाँ पर हमने लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद देखे, वचन की परिभाषा और वचन के प्रकार देखे। अभी बच्चों कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो ऐसे ही यहाँ पर एक गीत दिया गया है, करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता है।
जिसके द्वारा पूर्ण हो काम, करण कारक लो उसको जान। देना प्रकट को संप्रदान, जुदाई बताता अपादान। संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता। पुकारने में जो आवे काम, संबंध लो संबोधन लो तुम उसको जान। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह कौन सा है, ने है। हम उसे किसने और कौन के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे विदित ने चित्र देखा, किसने चित्र देखा, तो क्या आएगा, विदित ने। तो ने क्या होगा, वो कर्ता कारक होगा। ऐसे ही कर्म, कर्म कारक का कारक चिन्ह को है, उसे हम किसे और क्या से प्रश्न पूछा जा सकता है। विदित दिव्या को डांटा है, तो विदित किसे डांटा है, तो क्या आएगा, दिव्या को। तीसरा है करण कारक, उसका कारक चिन्ह होगा से, के साथ और के द्वारा। किससे, किसके साथ, किसके द्वारा, इससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, विदित ब्रश से चित्र बनाता है। विदित दिव्या के साथ चित्रकला सीखने जाता है। विदित रंगों द्वारा आकर्षक चित्र बनाता है। चौथा है संप्रदान कारक, उसका जो कारक चिन्ह है वो है को, यानी कि को देने का भाव और के लिए। किसे, किसको और किसके लिए। विदित ने दिव्या को चित्र दिया। विदित प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाता है। पांचवा है अपादान कारक। अपादान यानी कि से यानी कि अलग होने का भाव दिखाता है वो। यहाँ पर हम कहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। विदित के हाथ से चित्र गिरता है, हाथ से यानी कि यहाँ पर अलग होने का भाव दिखा रहा है। ऐसे ही हमारा छठा है संबंध कारक। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यहाँ पर आएगा किसका, किसकी और किसके। विदित का चित्र सबने पसंद किया। विदित अपना चित्र देखकर प्रसन्न था। विदित ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। उसके बाद है सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। उसका जो कारक चिन्ह है वो है में और पर। उसमें हम प्रश्न किस में और किस पर। उदाहरण दिया हुआ है, विदित ने चित्रों को प्रदर्शनी में विदित के चित्रों को प्रदर्शनी में प्रथम स्थान मिला। तो यहाँ पर प्रदर्शनी में, तो में जो होगा, प्रदर्शनी में जो होगा वो कौन सा कारक होगा, हमारा अधिकरण कारक। ऐसे ही लास्ट जो हमारा है संबोधन कारक, उसमें कारक चिन्ह है और अरे। संबोधन के अंदर हे भगवान, विदित को अहंकार से बचाना। अरे विदित, तुमने चित्रकला क्यों छोड़ दी। तो यहाँ पर जो संबोधन कारक के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों, हमने कारक की परिभाषा और कारक के जो 8 भेद दिए गए हैं उसकी पुनरावृत्ति हमने यहाँ पर की। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।